हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार पार्ट टू में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली में। तो पार्ट टू में जो प्रॉब्लम हो गई थी हमारी, तो उसे हम क्या करेंगे, अभी उसको सही करके पार्ट थ्री में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके लिए माइंड मत करना यार, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो पार्ट टू में कंप्लीट नहीं हो पाई थी सॉइल मैकेनिक्स। अभी पार्ट थ्री में हम देखेंगे, ठीक है इसको। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। आप लोग को पता है कि क्ले मिनरल्स एंड सॉइल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, तो उसी को हम अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, कोहिजन लेस सोइल इज। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी आप लोग की कोहिजन लेस सोइल है। तो बिल्कुल सिल्ट, क्ले, सैंड या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप लोग को पता है कोहिजन लेस सोइल आप लोग की कौन सी होती है, सैंड होती है। ठीक है, अगर आप लोग को और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए मेंशन किया होगा फर्स्ट पॉइंट में कि जो ग्रेवल एंड सैंड इज जनरली कोहिजन लेस सोइल। जो आप लोग की ग्रेवल और सैंड होती है कैसी होती है, कोहिजन लेस सोइल आप लोग की होती है। और सिल्ट की और किले की बात करें तो सिल्ट और किले हमारी कैसी होती है, कोहेसिव सॉइल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस पॉइंट को और देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ये आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था कि सोइल का टाइप है, इधर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की। अगर मान लीजिए किसी भी सोइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की जीरो है, तो इसका मतलब वो आप लोग की सोइल कैसी होगी, सैंड होगी, यानी कि नॉन प्लास्टिक सोइल होगी। अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 to 15 के बीच वेरी करती है, और किले की बात करें तो 15 से लेकर के 100 के बीच आप लोग की वेरी करती है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। आप लोग को बताना कि जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो आपके किससे मिलकर के बने होते हैं, कैलोनाइट से होते हैं, इलाइट से होते हैं, मोंटमोरिलोनाइट से होते हैं, क्वार्ट्ज से होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे तीन होते हैं ये तो किले मिनरल्स होते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आप लोग को किले में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो क्वार्ट्ज आप लोग का बचता है, ठीक है, ये इससे मिलकर के बने होते हैं क्या, सैंड पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो सैंड पार्टिकल आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्स, किससे मिलकर के बने होते हैं, क्वार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्ले मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग का आता है कैयोलाइट, कैयोलिनाइट। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। जो आपका कैयोलिनाइट आप लोग का क्ले मिनरल्स होता है। देखो कैयोलिनाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सिंगल सीट ऑफ सिलिका एंड कंबाइंड विद सिंगल सीट ऑफ गिब्बीसाइट। ठीक है, गिब्साइट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो कैयोलाइट आप लोग का मिनरल्स होता है ना, ये किस किस से मिलकर के बना होता है। इसमें सिंगल तो आप लोग की सीट होती है सिलिका की, और सिंगल आप लोग की होती है किसकी, गिब्साइट की। ठीक है ना, इनसे मिलकर के बना होता है। द कंबाइंड सिलिका कंसिस्ट गिब सीट एंड हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका कायोलिनाइट होता है, ये इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो याद रखें कौन सा प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी आप लोग को बताया कि इसमें क्या होता है आप लोग का, एक तो सिलिका होता है, एक तो और दूसरा क्या होता है, गिब्साइट होता है, यानी कि 1:1 के रेशियो में ये मिल करके बनी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग की स्ट्रक्चर होती है जो आपका कैलोनाइट आप लोग का मिनरल होता है। और उसमें ध्यान रखना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इसमें आप लोग की लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्या होता है, लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट आता है आप लोग का इलाइट। तो इलाइट में क्या होता है, इलाइट में दो आप लोग की सिलिका यूनिट्स आ जाती हैं और एक आप लोग की गिब्साइट आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो याद रखेंगे इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड इसमें हमारा प्रेजेंट होता है। तो आई से रख देना इलाइट, और आई से याद रखना आयोनिक बॉन्ड आप लोग का इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है आप लोग का, जो बात करें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की, तो जो कैयोलिनाइट होता है उससे तो आप लोग की क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉरी, उससे जो आप लोग का जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है अगर हम बात करें तो मोंट मोरिलोनाइट से तो कम होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कैलोनाइट और मोंट मोरिलोनाइट के बीच इलाइट वाला जो आप लोग का वो लाई करता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग का ये 2:1 की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, तो इसके बारे में देख लो। मोंट मोरिलोनाइट जो होता है आप लोग का, ये भी 2:1 की फॉर्म में होता है आप लोग का। ठीक है, 2 सीट इसमें सिलिका की होती है, 1 सीट इसमें किसकी होती है, गिब्साइट की। गिब्साइट मतलब होता है एलुमिना। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। गिब्साइट का मतलब क्या होता है, इसमें एलुमिना सीट लगी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी साइट भी इसको बोलते हैं, सेमी टाइटी। ठीक है, सेमी टाइटी मोंट मोरिलोनाइट को हम इसको बोलते हैं, इस नाम से भी हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, मोंट मोरिलोनाइट जिसमें प्रेजेंट होता है वो आप लोग कौन कौन सी होती है सॉइल, ये याद रखना। एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, और एक आप लोग की कौन सी होती है, ये होती है बेंटोनाइट सॉइल होती है। ठीक है, इसमें मोंट मोरिलोनाइट आप लोग का प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो वॉल्यूम चेंज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और हाईली ये एक्टिव होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इस सॉइल की।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वार्ट्ज की बात कर लेते हैं। देखो क्वार्ट्ज तो हम वैसे ही बिल्डिंग मटेरियल में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसमें भी हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वार्ट्ज के बारे में, सैंड इससे मिल सैंड जो बनती है वो क्वार्ट्ज से मिल करके आप लोग की बनती है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज जो होता है एक हार्ड मटेरियल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, और इजीली आप लोग का डिकम्पोज नहीं होता है, वेदरिंग प्रोसेस भी इस पर आसानी से अकर नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2014 में आए हुए क्वेश्चन हैं। गाइज मुझे थोड़ी सी ना स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ रही है, तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि यार क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। तो देखो ये थर्ड वाले की बात करते हैं। क्ले इज़ जनरली, आप लोग को बताना है क्ले क्या होता है आप लोग का। जनरली आप लोग का क्या होता है, कोहेसिव सोल होता है, परमेबल होता है, या फिर हैव अ लार्ज पार्टिकल साइज, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता है क्ले जो होता है आप लोग का कैसा होता है, कोहेसिव सोइल होता है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग का सिल्ट भी क्या होता है, कोहेसिव सोइल होता है। और सिल्ट के केस में अगर आप लोग याद हो तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप लोग की 10 to 15 के बीच होती है, ठीक है। और कोहेसिव सोइल जो आप लोग का क्ले है इसके केस में 15 to 100 के बीच आप लोग की प्लास्टिसिटी इंडेक्स वेरी करती है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था, ठीक है ना, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए क्ले के बारे में एक और चीज़ हमको देख कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के फॉर्म में भी यहाँ पे हमको गिवन है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए कि किस सोइल का कितना कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है। यहाँ पे ग्रेवल की बात करें तो 1 आप लोग की होती है, ग्रेटर देन 1 होती है सेंटीमीटर पर सेकंड में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ग्रेवल की सबसे ज़्यादा होती है और क्ले की क्या होती है, सबसे कम होती है, 10⁻⁻6 से भी कम होती है, ठीक है। सैंड की बात करें तो 1 से लेकर के 10⁻³ के बीच होती है। सिल्ट की बात करें तो 10⁻³ से लेकर 10⁻6 के बीच होती है, ठीक है। क्ले को इम्परवियस मानते हैं और इसको परवियस मानते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, क्ले का जो साइज होता है वो कितना होता है, ये तो हम लोग को मालूम है, 2 माइक्रोन से क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, हमको पता है 10⁻³ होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 0.002 mm भी आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2017 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन सिलिका एंड गिब्साइट सीट इन अ कैयोलिनाइट क्ले मिनरल, यानी कि जो आपका कैयोलिनाइट क्ले मिनरल्स होता है उसमें जो आप लोग की सिलिका एंड गिब्साइट, ठीक है, सिलिका और एक एल्यूमिनियम जो आप लोग की सीट होती हैं, ये किस बॉन्ड के थ्रू आप लोग की कंबाइन होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था किसके थ्रू होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के। इलाइट में किसके थ्रू होती हैं आप लोग की, वो होती हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है ना। और अगर बात करें मोंटमोरिलोनाइट में तो उसमें जो कंबाइन होती हैं वो वाटर बॉन्ड के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं स्टूडेंट, वाटर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से मिल करके बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता दिया है काफ़ी अच्छे से, पीछे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा आ जाता है सोइल कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो देखो सोइल कॉम्पैक्शन भी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, तो यहाँ से भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2017 में, ठीक है। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार हमसे क्या पूछा जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, और कई बार हमसे क्या होता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो इस चीज़ को देख लेना क्या पूछा गया। यहाँ पे देखिए, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सोइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई डेंसिटी कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सोइल। बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है, अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड है, ठीक है, अगर वेल ग्रेडेड सोइल है तो वेल ग्रेडेड सोइल के केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वेल ग्रेडेड सोइल में क्या होते हैं, डिफरेंट साइज़ के क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उनको कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें हमें हाई डेंसिटी अचीव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी फाइन ग्रेन सोइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, जो आप लोगों की ड्राई डेंसिटी होती है, ठीक है, वो आप लोग क्या हो जाती है, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। नहीं यार, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे तो ड्राई डेंसिटी हमको क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है ना। ड्राई डेंसिटी तो मैक्सिमम मिलती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि डिक्रीज हो जाती है। सी वाला देखिए, बाई कॉम्पैक्टिंग एट हाई एनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सोइल 100% सेचुरेशन। अगर आप क्या कर रहे हो, सोइल को क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, ठीक है, एट अ हाई एनफ वाटर कंटेंट, यानी कि ज़्यादा वाटर कंटेंट पर आप क्या कर रहे हो, सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, तो वी कैन प्रोड्यूस सोइल एट 100% सेचुरेशन, यानी कि सोइल को हम 100% सेचुरेट कर सकते हैं। यार ये तो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि आप अगर कॉम्पैक्ट करते हो
ठीक है। सॉइल को अगर आप कॉम्पैक्ट करते हो तो कॉम्पैक्ट करने के केस में इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या है। अच्छा हाँ, जो हमारी सॉइल होती है ना, जो आपकी कॉम्पैक्ट होती है, यानी कि मैक्सिमम जो हमें उसे डेंसिटी मिलती है वो लगभग हमें कितने पे मिल जाती है, 90% पे हमें मिल जाती है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर हमारा 90% है तो उस पर हमें क्या मिल जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी हमको मिल जाती है। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो देखो ये भी आप लोग का बिल्कुल मुझे ये वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर अटेनिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जब आप कर्व बनाते हो ना कॉम्पैक्शन का तो इस तरीके का कर्व आता है। यानी जब आप लोगों ने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अटेन कर लिया तो उसके बाद क्या होती है, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन सी वाला जो है आप लोग का गलत है। तो इसने हमसे गलत ही स्टेटमेंट पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्योंकि 100 जो आप लोग को एनफ वाटर कंटेंट पर हमें वी कैन प्रोड्यूस एट अ 100% सेचुरेशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की सी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है। यहाँ पे बात करते हैं 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। फॉर अ कोहिसिव सोइल विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्ट एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अगर आप क्या कर रहे हो, कोहिसिव सोइल है, ठीक है, उस कोहिसिव सोइल में अगर आप लोगों ने कॉम्पैक्ट एफर्ट को अपना बढ़ा दिया, यानी कि अगर आप पहले क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट कर रहे थे, तो अब आपने क्या किया, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट किया, यानी कि अब आपने लोड की कैपेसिटी को क्या है, बढ़ा दिया है। तो उस केस में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो उस केस में हमको बताना है, क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हमसे पूछा था कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, उस केस में हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए मैं आप लोग को ग्राफ की हेल्प से बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच ड्रॉ किया है। तो अगर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एसपीटी के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया था। जब आप लोगों ने ग्राफ 1 था, ये एसपीटी के लिए था, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए था। ठीक है, जब आपने मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट किया तो इसमें क्या करते हैं, हम लोड की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जब आप लोगों ने लोड की वैल्यू बढ़ाई तो पहले ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ मिल रहा था, इस पॉइंट पे मिल रहा था। उसके बाद देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों का कम हो गया। तो जैसे ही आपने बढ़ाया लोड की वैल्यू या एफर्ट की वैल्यू बढ़ाई तो आप लोगों ने ये हो, तो देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पहले यहाँ मिल रहा था, अब ये मिल रहा है। तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू कम है आपकी, OMCT वाली, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये देखो, अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप लोग का है तो उस पर ड्राई डेंसिटी आप लोग की ये थी गामा D1। तो अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप लोग का OMC2 हमें मिला तो उसमें आप लोग की ड्राई डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कर्व 1 जो बता रहा है वो आप लोग की लोअर जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है उस पर बता रहा है। ठीक है, और जो कर्व 2 है आप लोग का वो रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज कॉम्पैक्टिव एफर्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है हमको वो किससे मिलता है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था, दो टेस्ट हम करते हैं, एक एसपीटी होता है और एक एमपीटी होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है और एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो, एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो उसका जो कर्व 1 आता है, यहाँ पे देख लीजिए, कर्व 1 जो आता है ये हमारा एसपीटी का आता है और कर्व 2 जो आता है वो एमपीटी का आता है, यानी मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का आता है और ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट। तो कंसोलिडेशन टेस्ट जो आप लोग का कंडक्ट किया जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो आप लोग का क्या होता है, ऑडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर टेस्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है या इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट। ठीक है, ऑडियोमीटर होता है या फिर होता है कंसोलिडेशन टेस्ट, ये हमारा होता है। ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए किस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा जो ऑडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर यूज टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और कोफिशिएंट कंसोलिडेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CV से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट ट्राई एक्सल टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव कर गए हैं, नहीं वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर को मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग को क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, पार्टिकल साइज़ का एनालिसिस करना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकालनी होती है किसकी, लिक्विड की, तो यूज़ करते हैं, लास्ट चैप्टर में बताया था। और अगर पार्टिकल साइज़ का एनालिसिस करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे।
देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए न्यू हो, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सबसे पहले तो हमें। लीड इज़ द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोरो पिट एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग सोइल। यानी कि जो लीड होता है, ठीक है, लीड एक टेक्निकल टर्म होता है। इससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन पूछिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है बोरोपिट एंड स्प्रेडिंग सोइल के बीच की। यानी कि जो हमने क्या किया है, जो हमारी साइट है, ठीक है, जहाँ पर हमने सोइल को स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है, और जहाँ से हमने उस सोइल को निकाला है, उसके बीच की आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है लीड। ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है द लीड इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकवेटेड एरिया। जो लीड आप लोगों की होती है, अगर मान लीजिए आपने सोइल यहाँ पे स्प्रेड की है, सोइल आप लोगों ने यहाँ से फैलाई, सोइल आप लोगों ने यहाँ से निकाली, इस जगह फैलाई, और सोइल आप लोगों ने यहाँ से निकाली और इस जगह फैलाई। यानी कि हर एक पॉइंट से जहाँ से आपने एक्सकावेटेड की है वहाँ से और जहाँ आपने स्प्रेड की है वहाँ तक की डिस्टेंस होती है लीड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही होता है। द यूनिट ऑफ लीड 50 मीटर फॉर अ डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। यानी कि अगर 500 मीटर तक का अगर हमें एरिया है या फिर हमें कवर करना है तो उसके लिए लीड हमें कितनी रखनी होती है, 50 मीटर रखनी होती है। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। द यूनिट ऑफ लीड इज़ 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सिड 2 किलोमीटर। लीड हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा 2 किलोमीटर के लिए होता है, हर 2 किलोमीटर के लिए लीड को हम 1 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि एक्सिड कर देते हैं? नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, गलत है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोग को लीड स्टेटमेंट के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लीड को समझने के लिए आप, लीड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट इज़ नोन एज द लीड इज़ कैलकुलेटेड इन किलोमीटर। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी साइट ये है और मटेरियल आप लोग का यहाँ अवेलेबल है, तो इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए द कन्वीनियंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द लीड। और जो आपकी कन्वीनियंस कॉस्ट होती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, वो आप लोग की किस पे डिपेंड करती है, लीड पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग अर्थ वर्क एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सकावेशन टू द सेंटर ऑफ डिपोजिशन इज़ नोन एज लीड। यानी कि वही, अगर आपकी साइट ये है, यहाँ पर आप लोग का काम चल रहा है और यहाँ से आप लोगों ने सोइल को एक्सकावेट किया, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड, लीड से रिलेटेड हमें IAS आपका 1200 पार्ट 1 के क्लोज 5.1 में यूनिट से रिलेटेड हमको दे रखा है। ठीक है, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है यार, फिर भी डिस्टेंस इज़ नॉट एक्सीड 250 मीटर सेल बी मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ 50 मीटर। अगर आप 50 मीटर, अगर आप लोग डिस्टेंस आप लोग की क्या है, 250 मीटर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप 50 मीटर आप रख सकते हो लीड को। और बाकी के पॉइंट सारे पढ़ लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लीड वाला एक क्वेश्चन आ गया हार्डली, बाकी इतना आता नहीं है। ठीक है, ये देखिए 5 वाला, द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल विच परमिट्स वाटर परकुलेट थ्रू इट। यानी कि अगर सोइल क्या है, सोइल की वो प्रॉपर्टी जो अपने आप में से पानी को अलाउ करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं परमेबिलिटी होती क्या है। तो मैंने आप लोग को बता दिया सोइल की वो प्रॉपर्टी। परमेबिलिटी इज़ द ईज विद विच वाटर कैन बी फ्लो थ्रू द एनी मीडियम। यानी कि जो आप लोग का कोई भी मीडियम है, उससे जो आप लोग का पानी फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पोरस मीडियम टू परमिट फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स इंटर कनेक्टेड वॉइड्स। यानी कि जो इंटर कनेक्टेड वॉइड्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए परमेबिलिटी की वैल्यू ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद होनी चाहिए। ग्रेवल की वैल्यू जो होती है, ग्रेवल के केस में ग्रेटर देन 1 होती है। सैंड के केस में क्या होती है, 1 से लेकर के 10⁻³ तक होती है। अगर बात करें सिल्ट के केस में, तो सिल्ट के केस में 10⁻³ से 10⁻6 के बीच होती है, और क्ले के केस में लेस देन 10⁻6 होती है। ठीक है, कैपिलरी का क्या होता है, कैपिलरी के बारे में देख लीजिए, कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है। कैपिलरी इफेक्ट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एडिशन। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कैपिलरी इफेक्ट होता है, क्या वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, एडिशन की वजह से होता है, या दोनों की वजह से होता है। तो याद रखेंगे दोनों की वजह से आप लोग का होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है, ये 2017 का है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड इन अ सिलेंडर
is 15 centimeter and depth of sand when fully in unted water is 12 centimeter, then what is the बल्किंग ऑफ मॉइस्ट सैंड। आप लोग को बताना है कि बल्किंग ऑफ मॉइस्ट सैंड क्या होगा, ठीक है। अब देखो बल्किंग ऑफ मॉइस्ट सैंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे और क्या क्या गिवन है पहले उसको देख लीजिए। एक तरफ आप लोग के पास क्या है, मॉइस्ट सैंड है, तो मॉइस्ट सैंड में जो आप लोग की डेप्थ दे रखी है सैंड की वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और एक तरफ आप लोग के पास क्या है, डेप्थ ऑफ सैंड व्हेन फुल्ली इन्यूटेटेड विद वाटर, यानी कि उसमें वाटर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग कैसी है, ड्राई है, ठीक है। तो उसमें डेप्थ आप लोग की कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमको बताना है बल्किंग ऑफ सैंड, हमको बताना बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा। तो देखो इस तरीके से कुछ डेटा हमें गिवन है। एक तरफ हमारे पास मॉइस्ट सैंड है, मॉइस्ट सैंड में जो सैंड की डेप्थ है वो आप लोग 15 सेंटीमीटर, और एक तरफ ड्राई सैंड है तो उसकी जो डेप्थ है आप लोग के पास वो 12 सेंटीमीटर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉइस्ट सैंड का बकलिंग, ठीक है, उसको देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बकलिंग ऑफ मॉइस्ट सैंड। तो देखिए बकलिंग ऑफ मॉइस्ट सैंड निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड माइनस के डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड अपॉन डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड। तो जब आप इसमें यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 15 माइनस के 12 अपॉन 12, और जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आप लोग का आ जाएगा सोल्व होकर के, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जब बकलिंग ऑफ सैंड होती क्या है इसको एक बार देख लीजिए। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सैंड कोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज बकलिंग ऑफ सैंड। यानी क्या होता है कि अगर सैंड का वॉल्यूम आप लोग का इंक्रीज हो जा रहा है, सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, वाटर कंटेंट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बकलिंग ऑफ सैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स एंड क्ले एंड सैंडी सॉइल। यानी कि एक तरीके से आप लोगों से पूछा है कि अगर आप लोग की क्ले एंड सैंडी सॉइल है तो उसमें अगर आप लोग को क्या करना है, कॉम्पैक्शन करना है, क्या करना है, उस सॉइल का कॉम्पैक्शन करना है। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए इनमें से किस मेथड का आप यूज़ करोगे, प्न्यूमेटिक रोलर का, शिप्स फुटिंग का, या फिर स्मूथ व्हील का, या फिर आप वाइब्रेटर रोलर का, किसका यूज़ करोगे इनमें से। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, प्न्यूमेटिक वाला होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल प्न्यूमेटिक वाला ही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो प्न्यूमेटिक होता है आप लोग का वो यूज़ करा जाता है क्ले एंड सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है। उसके बाद शिप्स फुटिंग जो होता है ये क्ले के लिए करा जाता है, स्मूथ व्हील रोलर जो होता है ग्रेवल के लिए यूज़ करा जाता है, और वाइब्रेटरी रोलर जो होता है आपका कंक्रीट के लिए यूज़ करा जाता है। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कौन सा किसके लिए सूटेबल होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेमर एंड जो टेम्पर्स होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होता है। स्मूथ व्हील रोलर जो होता है वो आप लोग का क्रश्ड रॉक, ग्रेवल और सैंड के लिए सूटेबल होता है, जहाँ पर आप लोग का रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। प्न्यूमेटिक रोलर जो होता है आप लोग का ये सैंड, ग्रेवल, क्ले सॉइल नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है उसके लिए सूटेबल नहीं होता, बल्कि सैंड और इसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद शिप फुटिंग रोलर देख लो तो क्ले के लिए होता है आप लोग का, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर देख लो तो सैंड के लिए होता है, ठीक है। शिप फुटिंग जो होता है केवल क्ले के लिए होता है, वाइब्रेटरी जो होता है सैंड के लिए होता है, और अगर दोनों की बात करें तो प्न्यूमेटिक जो होता है वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज्ड टू कॉम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल। इनमें से बताना है कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब हो गया हमारे पास सैंड है, ठीक है। तो अगर सैंड है तो उसको आप लोग किसका यूज़ करोगे, ड्रम रोलर का, प्न्यूमेटिक ट्रायड रोलर का, या फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, टैंपिंग रोलर का या फिर वाइब्रेटरी रोलर का। तो देखो वाइब्रेटरी का तो अभी हमने देखा था किसके लिए हमने यूज़ करा था, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। टैंपिंग रोलर का जो हमने यूज़ करा था वो ऑल टाइप के सॉइल के लिए था, ठीक है। जो सबसे पहला था टेम्पर या फिर रैमर वाला। तो देखो ये था हमारे पास वाइब्रेटरी रोलर था, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर होता था हमारा किसके लिए, सैंड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में भी पूछा क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं वो ड्रम यूज़ करते हैं। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में यार आप लोग की सैंड भी आती है, आप लोग का ग्रेवल भी आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आती हैं। तो अब इसने अगर पर्टिकुलर सैंड कहा होता तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, लेकिन इसने किसके लिए कहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कहा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रम रोलर। तो आप लोगों ने ड्रम रोलर देखा होगा जब रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो रोड के कंस्ट्रक्शन के समय जब वो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, कोर्स ग्रेन जो होता है उसको हम कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 2018 में। ठीक है, देखो ये हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2018 का था जो 19 में आप लोग का पेपर हुआ था, तो उसमें भी देख लीजिए इस चैप्टर से पूछा गया था। फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन सोइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप हैमर आर। आप लोग को बताना है जब आप क्या करते हो, जो कॉम्पैक्शन करते हो तो उसमें क्या करते हो, हैमर का जो मास होता है, ठीक है, और वो जो ड्रॉप करा जाता है वो कितनी हाइट से ड्रॉप करा जाता है, तो 310 की हाइट से तो वो ड्रॉप करा जाता है। और 2.60 किलोग्राम का क्या होता है आप लोग का हैमर होता है, जो हैमर कॉम्पैक्शन हम करते हैं ना उस केस में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए हो जाता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आप लोगों से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि RS खुरमी जो हो जाती है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि RS खुरमी में डायरेक्ट ऐसे ही फैक्ट उन लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि आप लोग का किस तरीके का हैमर होगा, तो उस केस में कितना लोड होगा आप लोग का और कितनी उसकी वैल्यू होगी। तो मैं आप लोग को बस एक बता देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो हमारा ज़्यादा कॉमन होता है जो ज़्यादा कॉमन होता है और जो ज़्यादा यूज़ करा जाता है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग का वेट होता है 2.4, जो आप लोग का आ जाता है मॉडिफाइड में बढ़ जाता है। ठीक है, और हाइट की बात करें तो लाइट कॉम्पैक्शन में नहीं, ये लाइट कॉम्पैक्शन वगैरह को छोड़ दीजिए, या फिर ये लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी कॉम्पैक्शन ही देख लीजिए, क्योंकि ये जो यूज होते हैं वो इंडिया में यूज होते हैं, और ये जो यूज होते हैं आपके वर्ल्ड में अलग अदर कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें यूज होते हैं आपके स्टैंडर्ड और मॉडिफाई। ये लाइट कॉम्पैक्शन हैवी कॉम्पैक्शन ये इंडिया का ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो इसी को ही थोड़ा सा इम्प्रूव करके बनाया गया है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था क्ले मिनरल्स। ठीक है, क्ले मिनरल्स के बाद हमने देखा उसके बाद कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन के बाद जो हमारा आता है वो आता है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इसको भी हम देख लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को भी। चलो इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना यार स्टूडेंट्स, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ रही है। अदरवाइज़ तो क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन भी हम कर ले रहे हैं ना इतने डिटेल में, तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आ जाता है आपके पास द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमको क्या बताना है कि 5 मीटर बिलो बताना है, 5 मीटर नीचे हमको बताना है कि कितनी आप लोग की टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस होंगी। ठीक है, बिलो द टॉप लेवल ऑफ अ वाटर इन अ पाउंड, यानी कि एक पाउंड है आप लोग का, एक तालाब है, उसके 5 मीटर नीचे आप लोग को बताना है कि कितनी टोटल स्ट्रेस और कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस होंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक पॉन्ड होगा। ठीक है, अब उस पॉन्ड के नीचे 5 मीटर नीचे हम जाएंगे, तो 5 मीटर नीचे जाने के बाद हमें क्या निकालना है, एक तो टोटल स्ट्रेस निकालना और एक क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना। तो देखो इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो आती है वो आती है ड्यू टू सॉइल सॉलिड। किसकी वजह से आती है, ड्यू टू सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड की वजह से आती है। अब देखो पानी में सॉइल सॉलिड तो है नहीं, तो इसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस तो क्या हो जाएगी, जीरो। अब जब आप टोटल स्ट्रेस निकालोगे, तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा। हाइट जो हो जाएगी वो तो 500 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस निकालने का, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर प्रेशर। तो हाइट हमें कितनी दे रखी थी, 5 मीटर दे रखी थी, तो हमने इसको कितना कर लिया, 500 सेंटीमीटर। टोटल स्ट्रेस ये, पोर वाटर प्रेशर ये। अब जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है, 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाती है। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप टोटल स्ट्रेस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जो भी आप लोग की हाइट थी, ठीक है ना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसको रखना। ठीक है, तो 1 तो ये आ जाएगा आप लोग का, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा आप लोग का, और 10⁻³ हो गया, और इंटू कितना हो गया आप लोग का, हाइट 500 सेंटीमीटर होगी। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आप सिंपल भी कर देते, 5 मीटर हाइट थी, इसे 10 से डिवाइड करते तो आप लोग का आ जाता 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आप लोग का आ जाता। ठीक है, टोटल स्ट्रेस जो आती वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाती। ठीक है, जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आती तो किलोग्राम में, जब उसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आप लोग का आ जाएगा, सिंपल से, क्योंकि टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें उसने हमसे पूछी थी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा ये बता दिया, और टोटल स्ट्रेस ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, पोर वाटर प्रेशर इन्होंने स्ट्रेस कर रखा है, इन्होंने कैलकुलेट करके 0 दिखा रखा है, लेकिन मैंने आप लोग को डायरेक्ट बता दिया क्योंकि वहाँ पे सोइल सॉलिड आप लोग के प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की हो जाएगी 0। इन्होंने पहले पोर वाटर प्रेशर निकाला, तो पोर वाटर प्रेशर और जो टोटल स्ट्रेस है वो इक्वल आई। तो हमें पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होती है, टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर। जब आप इसको 0 करो, उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट से भी अपने याद रख सकते हो। देखो, टोटल स्ट्रेस और ये होती क्या है, अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, इस तरीके का एक सॉइल सैंपल है। अब इस सॉइल सैंपल में आप लोग का वाटर भी प्रेजेंट है, इसमें आप लोग का सॉइल सॉलिड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग की प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जो टोटल स्ट्रेस आती है आप लोग की, वो टोटल स्ट्रेस इक्वल होती है किसके, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर प्रेशर, इसके इक्वल होती है। यानी कि जो टोटल स्ट्रेस उस सॉइल सैंपल पर आएगी, उसको एक तो सॉइल सॉलिड कैरी करेगा। ठीक है, तो वो आ जाता है, और जो वाटर कैरी करेगा वो आप लोग का पोर वाटर प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग का आ जाता है टोटल स्ट्रेस। सही। ये देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस जब हम निकालते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हमारा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कर देते हैं। और जब पोर वाटर प्रेशर निकालना होता है तो जो भी हाइट होती है और जो भी हमारा यूनिट वेट होता है वाटर का, उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देते हैं, पोर वाटर प्रेशर, जो कि कितना आता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा पोर वाटर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया, द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ द परकोलेटिंग fluid are reduced to 5% एंड 95% रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो आपकी विस्कोसिटी और यूनिट वेट है ना परकोलेटिंग फ्लूइड का, वो 5% एंड 95% आप लोग का रिड्यूस हो जा रहा है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इफ़ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। बाकी चीज़ें सारी की कांस्टेंट हैं, तो आप लोग को बताना है कि जो परमेबिलिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा, वो कितना होगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से इसको हमको कैलकुलेट करना है। ये देखिए, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, कोजी-कारमान इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो परमेबिलिटी होती है वो किस किस फैक्टर के ऊपर आप लोग की डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखना, के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/CS। ठीक है, इन टू में आ जाता है आप लोग का म्यू अपॉन गामा अपॉन म्यू, फिर यहाँ से एक और आता है ई क्यूब अपॉन 1 प्लस के ई क्यूब ई इंटू आ जाता है आप लोग का डी स्क्वायर। ठीक है, पार्टिकल साइज का स्क्वायर। ठीक है, मैंने तो ये इक्वेशन याद कर रखी, आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो, इसको चाहो इसको याद कर लो और इसको चाहो इसको याद कर लो। ठीक है, के परमेबिलिटी होता है, गामा यूनिट वेट होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, सी एस सेफ फैक्टर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और के और इसमें सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया में इन्वर्सली रिलेशन होता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, परमेबिलिटी में। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को पता है, जब आप देखोगे तो के बराबर क्या हो रहा है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, गामा के और म्यू के, ये हमारा आ रहा है। तो जब यहाँ से हम K1 और K2 में जब हम रिलेशन निकालेंगे दोनों ही केस के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। और उसने कहा है कि जो आपकी दोनों केस हमें गिवन है, एक तो हमें विस्कोसिटी का गिवन है और एक किसका गिवन है, यूनिट वेट का हमें गिवन है। तो यूनिट वेट तो आप लोग का कितना हो जा रहा है, 95% हो जा रहा है। ठीक है, और जो आप लोग का विस्कोसिटी है वो कितना हो जा रहा है, 5% है, 65% है। तो इन्होंने तो यहाँ पे 65% रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप उसको दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो K2 कितना आ जाएगा, 1.4 टाइम्स आ जाएगा किसके, K1 के। यानी कि अगर मान लीजिए कि पहले, अब इसको आप चेंज निकालोगे तो चेंज निकालने के लिए 1.46 माइनस के 1 अपॉन कितना आएगा, 1 इंटू क्या आएगा, 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 46% आप लोग का आ जाएगा परसेंटेज में इंक्रीज़ के, कितना आप लोग का ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का ये 2005 में, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सोइल। अगर आप वाटर टेबल बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, डू नॉट चेंज होंगी, या फिर में इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। तो देखो, इसमें क्या होती है, दोनों चीज़ें होती हैं यार।
अगर आप लोग का वाटर टेबल आप लोग का क्या है, वाटर टेबल के ऊपर डिपेंड तो करती हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसकी वजह से क्या होती हैं वो मतलब चेंज भी नहीं होंगी। अगर मान लीजिए कि आप लोग का वाटर टेबल क्या है ऑलरेडी ऊपर था, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में, तो उसकी वजह से आप कितना भी वाटर टेबल बढ़ा लीजिए कुछ भी चेंज नहीं होगा इफेक्टिव स्ट्रेस में। लेकिन आप लोग की इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज भी होती हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस कब आप लोग की डिक्रीज होती हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग का कहीं वाटर टेबल था और ये आप लोग का टॉप पे चला गया, ग्राउंड लेवल आप लोग का ये था, पहले वाटर टेबल यहाँ था, अब आपका यहाँ पे चला गया, तो अब इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस आप लोग की डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जो सोइल वाटर था केवल वो यहाँ से आप लोग को स्ट्रेस लेना शुरू कर रहा था, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेस लेना शुरू कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सोइल सॉलिड थे पहले, तो यहाँ पे क्या था, अब वाटर टेबल अगर ऊपर चला जाएगा तो आप सोइल यहाँ वाटर यहाँ पे ही स्ट्रेस कैरी करेगा यहाँ भी, तो जब वाटर की स्ट्रेस कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो अल्टीमेटली क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इनके हिसाब से पूछूं तो इनका इंटेंशन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से सही आंसर हो सकता है, क्योंकि इनका इंटेंशन हो सकता है कि अगर वाटर टेबल राइज कर रहे हैं तो राइज करने के हिसाब से तो यार बी भी सही है और सी भी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। ये देखिए दोनों केसेस मैंने आप लोग को बता दिए कि अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल है तो इस केस में आप लोग की जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन अ सोइल, former is always higher, the latter is always higher, एनी वन मे बी हाइयर, या बोथ आर इक्वल। देखो इक्वल तो होती नहीं है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब आप सीपेज वेलोसिटी निकालते हो तो वो कैसे निकालते हो, जो भी आप लोग की वेलोसिटी होती है उसको पोरोसिटी से डिवाइड कर देते हो, यानी कि ये वेलोसिटी होती है आप लोग की एवरेज वेलोसिटी होती है, जो किस में होती है, परमेबिलिटी में। किस में होती है, परमेबिलिटी में, जो आप लोग यूज़ करते हो। तो जब उसको एन से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर जो आप लोग की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वी एस वाली आएगी, वी एस वाली वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सीपेज वेलोसिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑलवेज क्या होती है, हाइयर होती है, ठीक है। किससे होती है, आप लोग की डिस्चार्ज वेलोसिटी से, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी उन्होंने गिवन होगा, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। ये आप लोग क्या है, सीपेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एस, और यहाँ पे वी अपॉन एन होता है, जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोइल डिपॉजिट फॉर अ लार्ज एरिया मे बी डिटरमाइंड बाई। अगर आप लोग को एक ओवरऑल वैल्यू बतानी है, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सोइल, एक ओवरऑल वैल्यू बतानी है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोइल डिपॉजिट फॉर अ लार्ज एरिया मे बी डिटरमाइंड बाई। आप लोग किसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हो, तो देखो लार्ज एरिया होता है, तो लार्ज एरिया के केस में हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ लार्ज है तो उससे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बाहर निकालते हैं ना, तो पंपिंग आउट टेस्ट हमारा होता है। अगर स्मॉल एरिया के लिए बात करूँ तो आपका पंपिंग इन टेस्ट सुटेबल होता है, और बात करूँ कोर्स ग्रेन सोइल के लिए आप लोग का तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट सुटेबल होता है, और अगर मैं बात करूँ फाइन ग्रेन सोइल के लिए आप लोग का तो वेरिएबल हेड आप लोग का सुटेबल होता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी कौन सा आप लोग का मेथड किस केस में परमेबिलिटी निकालने के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के आप लोग के टेस्ट होते हैं जो कंडक्ट करे जाते हैं, ठीक है। कैसे पंपिंग इन होता है, कैसे पंपिंग आउट होता है, यहाँ से आप लोग को वैल्यू कोई याद नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू याद कर लेनी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट की, ठीक है, जो कोर्स ग्रेन सोइल के लिए होता है। ये भी आप लोग को क्यों किया से आप याद रख सकते हो, क्यों किया, ठीक है, क्योंकि क्यू इजिकल टू कितना होता है आप लोग के आई, या आई क्या होता है, हेड आप लोग का इन वो होता है ग्रेडियंट होता है, जो कि हेड लॉस पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, इनटू क्या आ जाएगा आप लोग का एरिया। अब डिस्चार्ज की जगह आप कितना पुट कर सकते हो, वी अपॉन टी, ठीक है, कितना पुट कर सकते हो, वी अपॉन टी। तो यहाँ से के निकालना होता है, के आप निकाल लीजिए, या तो आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए या आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई सी भी एक चीज़ याद कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है ना, फॉर्मूला तो कभी भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए सब इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, और कोई सा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है आप लोग का, ठीक है, वो आप लोग का वेरी करता है, किसके साथ वेरी करता है, ये हमें ऑप्शन में दिया होगा। चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी
वेरी करता है इफेक्टिव, आपका जो इफेक्टिव साइज होता है ना पार्टिकल का, उसके स्क्वायर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि एक इक्वेशन होती है हमारी जो एलन हेजन इक्वेशन कहलाती है, तो उन्होंने बताया था कि परमेबिलिटी आपकी जो होगी ना वो सी डी 10 की पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा। और उन्होंने कहा था सी की वैल्यू जो लोगे आप 100 लोगे और डी 10 का आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। तो परमेबिलिटी यहाँ से के जो होगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डी 10 के स्क्वायर के। तो इसलिए किस पर डिपेंड करेगी, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल के स्क्वायर के। ठीक है, परमेबिलिटी कैसे होती है, ग्रेवल की ज़्यादा होती है, फिर उससे कम सैंड की होती है, फिर उससे कम सिल्ट की, और सबसे कम किसकी होती है, क्ले की होती है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये परमेबिलिटी का आप लोग का फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि परमेबिलिटी किस पे कैसे डिपेंड करती है। यहाँ से देखो, परमेबिलिटी की अगर बात करोगे तो यूनिट वेट ऑफ वाटर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप बात करोगे जो परमेबिलिटी होती है वो विस्कोसिटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, म्यू के। और बात करोगे परमेबिलिटी जो होती है वॉइड रेशियो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। परमेबिलिटी जो होती है इफेक्टिव साइज और पार्टिकल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके परमेबिलिटी को, वो सारे हमें यहाँ से पता लग जाते हैं। इसके बाद देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वो फिजिकल पैरामीटर जो आपके इफेक्ट करते हैं किसको, परमेबिलिटी को। विस्कोसिटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर अभी तो बताया ही था, के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट वेट के। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्विक सैंड इज, क्विक सैंड क्या है, एक टाइप की सोइल है, एक फ्लो कंडीशन है, या मैं आप लोग को बताऊं तो ये इसमें क्या हो जाता है, क्विक सैंड में आप लोग की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती हैं। और जब क्विक सैंड में आप लोग की इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती हैं तो आप लोग का क्या बचता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस जो है आप लोग की वो पोर वाटर प्रेशर, क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है आप लोग की, ये एक फ्लो कंडीशन नहीं होती बल्कि एक आप लोग की, हाँ ये आप लोग का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, एक फ्लो कंडीशन होती है जिसमें आपकी कोइजन लेस सोइल में ये अकर होती है। एक टाइप ऑफ सैंड नहीं होती है, कोहेसिव सोइल में तो होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोहेसिव सोइल में क्यों नहीं होती, क्योंकि कोहेसिव सोइल में क्या होता है आप लोग का जो उसकी बॉन्डिंग होती है, उसके जो वॉइड्स होते हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन कोइजन सोइल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग की इसमें अकर्स होती है। इसके बारे में और पढ़ लीजिए आप लोग। Quicksand is not a type of sand, it is a hydraulic condition which exists in cohesionless soil mass when vertical effective stress is reduced to zero। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब आपकी जीरो हो जाती है तब ये आप लोग की अकर होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये देखिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है और जो हमारा ग्रेडियंट आया है निकल कर, उन दोनों का रेशियो हम लगा करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट आ रहा है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो आईसी की वैल्यू होती है G-1/1 प्लस के ई। और एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस के एन, 1 माइनस के एन और G-1। ठीक है, 1 प्लस एन और G-n, ये एक फॉर्मूला होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको देखिए, अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज, आप लोग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताना, पार्टिकल का साइज हमको दे रखा है। तो मैंने अभी आप लोगों को एक एलन हेजन की इक्वेशन बताई थी और उसमें ये भी बताया था कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 100। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, तो अब तो आपको समझ में आया होगा ना एलन हेजन कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना, के की वैल्यू जो होती है आप लोग की वो कितनी होती है, C/D10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए सुटेबल होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। एक तो मैंने आप लोग को ये बता दिया, अगर परमेबिलिटी आपको निकालनी है, इज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी 15 सेंटीमीटर, वाटर लेवल इन द सैंड पाइप ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्स फ्रॉम 100 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर इन हाफ आवर, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें बताना है। तो देखो मैंने अभी आप लोग को बताया था, केवल आप लोग को फॉलिंग हेड का फॉर्मूला याद रखना है। सब वैल्यूज़ आप लोग को गिवन है कि आप लोग का एरिया कितना है, सॉइल स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है, उसका जो पाइप है उसका डाया कितना है, H1 H2 कितना आप लोग का हेड आप लोग का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है ना,
कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे परमेबिलिटी निकालने के लिए? एक फॉर्मूला हमारे पास होता है यार लॉग वाला, ठीक है। फॉलिंग हेड टेस्ट के लिए इन्होंने पूछा है। एक्चुअली में जो मैक्सिमम आप लोगों से पूछता है कांस्टेंट हेड टेस्ट के लिए पूछता है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है आप लोग का उसके लिए क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे उसने पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है के इज इक्वल टू 2.3 ए एल अपॉन कुछ इस तरीके से होता है लॉग H2 अपॉन H1, और यहाँ पे भी कुछ आता है, ठीक है, नीचे कुछ आता है। तो ये फार्मूला एक बार मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूंगा, ये वाला फार्मूला देखें, ये फार्मूला हमारे पास होता है परमेबिलिटी निकालने का, ठीक है। ये फार्मूला होता है, नीचे AT होता है, के इज इक्वल टू होता है 2.3 ए एल अपॉन AT लॉग H1 अपॉन H2। ये मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यार हमें जनरली पता नहीं होता ना लॉग की वैल्यू, तो लॉग की वैल्यू हम इतनी सारी वैल्यू कहाँ से याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन को कम देते हैं, पता नहीं कैसे दे दिया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ए जो होता है आपका पाइप का एरिया होता है, सॉइल स्पेसिमेन का एरिया होता है, टी टाइम होता है, एल सॉइल स्पेसिमेन की लेंथ होती है, H1 H2 जो फॉलिंग हेड हो रहा है वाटर का वो होता है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 2017 में ऐसे ही पूछा गया था। अब एक बात बताइए, इतना टाइम किसके पास होता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो हमें सोल्व करने नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा है, आप सोल्व कर लेना। फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, किस तरीके से आप लोग को ये सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास होता है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है सेम तो आप कर सकते हो, बाकी सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि वैल्यू तो जो वो ज़रूर चेंज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का वैसे ही है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा यार कौन सोल्व करेगा, ठीक है। किसको ये बताओ, किसको लॉग की वैल्यू याद रखी हुई है, ठीक है, कौन इसको सोल्व करके लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेगा? आपको आती है, किसी को भी इतनी वैल्यू याद नहीं है, तो फिर कैसे सोल्व होगी? कैलकुलेटर चाहिए होगा उसके लिए, कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, तो कैसे सोल्व करोगे फिर? चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देख लें। जो क्वेश्चन सिंपल है वो तो करना चाहिए, ठीक है, सब लोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना जिसमें लॉग वोग हमें याद करना पड़े। ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द लेंथ 30 मीटर द हेड ऑफ लॉस 5 मीटर इज अकर्ड ड्यूरिंग द सीपेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ सॉइल स्पेसिमेन के, ठीक है। तो हमें कितना दे रखा, लेंथ दे रखी 30 मीटर और हेड कितना दे रखा उसका 5। तो उसके हिसाब से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/6 आएगा, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.167 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है सीपेज थ्रू सोइल, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन देखे थे किसके, परमेबिलिटी के, आवाज आता है सीपेज थ्रू सोइल, ठीक है।